हेलो, आदित्य स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वेक्टर के तीसरा पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, साथ ही साथ उसकी पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हमने कल की क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर, साथ ही साथ कोलिनियरिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और किसी वेक्टर को किसी स्पेस में कैसे लिखते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज अपन देखेंगे वेक्टर को साइन निकालना, यानी डायरेक्शन को साइन निकालना, और साथ ही साथ डायरेक्शन रेशियो निकालना। कैसे निकालते हैं ये देखिए। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर। डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हिंदी में दिग कोसाइन ही बोलते हैं। ठीक है, दो बातें करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में। बहुत लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, लेकिन ये काफी आसान है। कैसे देखिए आप, अपन अभी जो बातें कर रहे हो 3D स्पेस में बातें कर रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट अपने पास ये पी पॉइंट है हमारा, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर रखा है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए, या जब भी अपन डिस्टेंस की बातें करते हैं तो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, मूल बिंदु से लेते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट से लेते हैं। तो हम ओरिजिन पॉइंट से इसको जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू मिलेगा। और ओरिजिन के बारे में आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0,0। 3D फिगर है इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्स वाई प्लेन, ये वाली पॉइंट मिला आपको इस डायरेक्शन में। ठीक, और जेड एक्सिस इस पॉइंट पर है। ठीक, ये हमारे पास एक्स वाई और जेड प्लेन को हमने निरूपित किया। साथ ही साथ ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाली जो वेक्टर आप देख रहे हो ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ मान लिया कि एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। ये सब पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिया है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, और जेड भी पॉजिटिव, इसलिए हमारा अल्फा बीटा गामा ये सब के सब कैसे होंगे, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के साथ ये वाली लाइन आप देखेंगे, ओपी एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, फिर वाई के साथ बीटा एंगल बनाया और जेड के साथ गामा एंगल बनाया। जैसे एज ए एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये तीन मार्कर, ठीक है, ये ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये एक्स के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, वाई के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और जेड के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। उसी को हमने मेजर किया अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ तक पते समझ में आ गई क्या, कि कोई भी आपके पास पोजिशन वेक्टर दे के रखा है या कोई वेक्टर दे के रखा है, वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। इसी को कोसाइन के साथ जब आप लिख देते हैं, यानी कॉस के साथ जब आप लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जिसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के रूप में हम दिखाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉस अल्फा को एल से दिखाते हैं, कॉस बीटा को एल से, और कॉस गामा को एन से, एल एम एन। अच्छा, एक बात समझिए कि ये जो कॉस अल्फा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। कॉस अल्फा की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, तो कॉस अल्फा पर इसको 1D 2D फिगर में बना के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये फोटो ऐसा है, ये अल्फा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ये इसको हम आर वेक्टर ले लेते हैं, रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है, ये अपना एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक्स एक्सिस के लिए। इस फोटो को ना देखो, इसको आप ध्यान दीजिए, 2D फिगर में जल्दी समझ में आ जाएगा, फिर उसी को रिलेट कर ले। अल्फा, ये एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ ये जो कट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एक्स, एक्स का कट मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, है ना।
2D फिगर है इसलिए जेड को हटा देते हैं, तो x मिला। फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर मतलब इनका x अगर यहाँ पर ये y हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर, ये पहले हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बीटा अगर बनाता, यहाँ से आप देखिए बीटा, ये बीटा था, ये इसके साथ, तो ये वाली वैल्यू कितना होता है y, तो cos बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन y एक्सिस अपॉन रिजल्टेंट हाइपोटेनस, और उसी तरह cos गामा की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, z एक्सिस अपॉन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इन तीनों को मैं सम करता हूं, यानी r की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ये वेक्टर का फॉर्मेट में मुझे लिखना होता, यानी ओपी वेक्टर मुझे लिखना होता, तो मैं क्या लिखता कि सर ओपी वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका रिजल्टेंट मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया कि ओपी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड मिलेगा। इतनी बातें हो गई। अब यहां से एक रिजल्ट डिफाइन होता है, क्या रिजल्ट डिफाइन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ, ये रिजल्ट है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, 1 कैसे होता है, अब इसको चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितना है, एक्स बाई आर, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कॉस बीटा वाई अपॉन आर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा, कॉस गामा जेड बाई आर है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमारा एलसीएम कितना मिलेगा, आर स्क्वायर जी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर आप देखिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ओपी का स्क्वायर, और यही ओपी को हमने क्या मान के रखा था, आर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फा को हम एल से दिखाएं, कॉस बीटा को एन से, और कॉस गामा को एन से दिखाएं, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके आप सम कर देते तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट है, उस रिजल्ट को वहां देख लेते हैं। ये वाली वैल्यू जैसा कि हमने लिखा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना हो गई, 1। अगर मैं इसको साइन में चेंज करूं तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, है ना। अब प्लस का 1 इधर भी, प्लस का 1 इधर भी, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या मिला, 1 प्लस 1 2, और ये सबको उधर कर दीजिए, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस साइन स्क्वायर गामा उधर जाएगा तो प्लस का साइन स्क्वायर गामा। ये दूसरा रिजल्ट है हमारा, क्लियर है, यानी 2 साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और इसी से वो चीज डिराइव हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके आप लोग को समझाता हूं मैं, एक क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो इतनी बातें हमने कर ली, याद रखना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो एक्स एक्सिस के साथ आपकी जो पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर आपने बनाया है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना होती है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, और ये देकर रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और इसका हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन में cos अल्फा निकालेंगे, cos अल्फा की वैल्यू क्या आती है, x अपॉन
आर, एक्स अपॉन आर रिजल्टेंट वेक्टर। तो आगे इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, यानी रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो आपको पता है क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगा √4 प्लस 16 प्लस ऑफ 25, यानी ओवरऑल √45। इससे कुछ बाहर आएगा क्या, 9 5 जा 45, तो 3√5 ये वैल्यू मिला। अब आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं cos अल्फा क्या होता है, x/r, x की वैल्यू i का कोफिशिएंट तो 2/3√5, cos बीटा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा y/r, यानी y की वैल्यू 4/3√5, और cos गामा की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो z/r यानी -5/2 3√5। ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया। अब देखते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बातें कर ली है ना। इस वीडियो को रोक रोक कर आपको देखना है, ठीक है, और इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। इस तरह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब बातें करते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो की, यानी दिक् अनुपात की बातें कर रहे हैं। ये कैसे अपन फाइंड करते हैं, ये बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला, मान लीजिए कि आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाला और डायरेक्शन कोसाइन आपको मिला, हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला और वो डायरेक्शन कोसाइन आपको मिला 2/3 2/3 और 1/2। ऐसा ही क्यों दिया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। यानी 2/3 का जब आप स्क्वायर करेंगे 4/9 मिलेगा, फिर 4/9 मिलेगा, फिर 1/9 मिलेगा। जब हम सम करेंगे तो ऊपर सब 4 + 4 + 1 9 हो जाएगा, 9/9 ये डिवाइड लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या कहता है कि आप इसमें से कुछ कॉमन लें और ऐसी वैल्यू कॉमन लें ताकि ये नीचे की वैल्यू कंप्लीट रूप से खत्म हो जाए। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो कुछ चलेगा, लेकिन ऐसा कांस्टेंट इसमें से आपको फाइंड करना है और उस कांस्टेंट का नाम दिया है लैम्डा, है ना, लैम्डा, यानी लैम्डा। और फिर आप क्या इसके अंदर से जो वैल्यू आप निकालेंगे वो आपका डायरेक्शन कोसाइन से निकालेंगे। यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है, डायरेक्शन रेशियो इज मल्टीपल ऑफ, यानी किसी का मल्टीपल है, और किसका मल्टीपल है, तो डायरेक्शन कोसाइन, है ना। बातें समझ में आ रहा है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन आपने लिखा तो यहां से मैं 3 को अगर कॉमन कर लूं तो क्या बनेगा, 2,2,1 बनेगा, नहीं बनेगा। 3 को अगर मैं सॉरी 1/3 को कॉमन करना पड़ेगा, यानी 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्या बनेगा आपका 2,2,1, 3 से अपन मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यानी लैम्डा इंटू डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो इसमें लिख देता हूं मैं इंटू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, मान लीजिए कि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी डायरेक्शन कोसाइन जो हमारे पास है, डायरेक्शन कोसाइन वो हमारे पास है 2/3 और 1/3। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। ठीक है, तो क्या मिलेगा देख लीजिए, 2 2 1, ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर आप माइनस का 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 1, सबके नीचे 3 है, तो आपको क्या मिलता है, -2 -2 -1। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलती, तो इसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो को निकालने का और आसान तरीका है। कोई भी वेक्टर अगर आपको दे के रखा है, मान लीजिए कि ये वेक्टर हमने दिया, यहाँ पर लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन हम निकालेंगे तो
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड मारेंगे, और वही उसी से अगर वही हमारा लैम्डा हो उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो जो डायरेक्शन रेशियो मिलता है, डायरेक्शन रेशियो जो मिलेगा वो आंख बंद करके आपको लिख देना है, आई कैप के आगे का कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसके इक्विवेलेंट रेशियो भी बनेगा, तो वही अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 8 तो ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि कोई वेक्टर अगर दिया है तो आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट को हम लिख देंगे, तो यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। आशा करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हम देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर, ए वेक्टर दे के रखा है एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर दे के रखा है 2y कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप आर इक्वल, और आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड। तो आप इक्वल वेक्टर में जानते हैं कि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेम होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है। यानी हमारे पास सॉल्यूशन देखिए 4 का, हमारे पास ये वेक्टर है क्या, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 2y कैप प्लस वाई जे कैप और के कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कब सेम होगा, डायरेक्शन के आगे जो कोफिशिएंट है अगर वो सेम हो जाए तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितना होना चाहिए 2, y की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए कितना होना चाहिए 2, और z की वैल्यू कितना होगा, तो z को इससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी x y z की वैल्यू ये होगा। इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दूसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, पूछा है क्या इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप, यानी मैग्नीट्यूड अगर इसका मैं फाइंड करूंगा क्या मिलेगा, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट, यानी आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल क्या मिला 1 प्लस 4 यानी रूट अंडर 5। दूसरा बी वेक्टर देख ले, बी वेक्टर को देखेंगे तो 2y कैप प्लस j कैप, 2y कैप प्लस j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अगर मैं फाइंड करूं तो क्या मिलने वाला है रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1, यानी मैग्नीट्यूड तो हाँ जी मैग्नीट्यूड इसका बराबर, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, क्या ये वेक्टर इक्वल है। तो देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर जे कोफिशिएंट 1, यानी दोनों इक्वल तो है नहीं, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बी वेक्टर समान सदिश नहीं है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल, समान सदिश नहीं है, याद रखेंगे समान सदिश नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 देख लीजिए, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और यहाँ पे अपन सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपका बुक का एग्जांपल है इसीलिए मैंने खूब नाम देकर एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 वैसे ही लिख दिया। तो एग्जांपल नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि ये वेक्टर दिया हुआ है 2y कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ k कैप, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखिए यहाँ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक कैप अगर आपको फाइंड करना है तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से उसका डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल हमें क्या मिल गया रूट ओवर 2 2 जा 4 3 3 जा 9 प्लस 1, यानी ये रूट 14 मिला के चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन, रूट 14
अब हम क्या करेंगे, एक कैप आपको फाइंड करना है, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाइंड करना है। तो ये वेक्टर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और डिवाइड में लेकर आएंगे रूट अंडर 14। तो ये बनेगा ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 बाई रूट 14 आई कैप, 3 बाई रूट अंडर 14 j कैप, और 1 अपॉन रूट अंडर 14 k कैप। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और इसी डायरेक्शन में आपको गिवन वेक्टर फाइंड करना है जहां मैग्नीट्यूड 7 यूनिट का है। क्या है? 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड है। अब 7 यूनिट के मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा तो उस पूरे वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 यूनिट का हो जाएगा, है ना। यानी यहां से मुझे सॉल्यूशन ऑफ 7 में देखिए ए वेक्टर हमने लिया आई कैप माइनस 2j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड आगे निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 5, है ना, 2 to 4 प्लस 1 5, यानी ए कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कैप की वैल्यू आई माइनस 2j कैप अपॉन रूट 5, यानी ओवरऑल मिला 1 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाई रूट 5 j कैप। और आप लोग जानते हो ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना, और आपको 7 यूनिट का चाहिए तो 7 से दो तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ए वेक्टर इक्वल्स टू, अब इसमें पूरे में 7 से मल्टीप्लाई, है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 7, बोथ साइड मल्टीप्लाई, यानी दो तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 14 बाई रूट 5 जे कैप। ये बातें समझ में आ गई। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए 7 है वेक्टर का, क्या मिलेगा, रूट ओवर 7 के स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा 5 प्लस 14 का 196, और ये हो जाएगा 5। इसको जब हम ऐड करेंगे व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, 6 9 15 9 1 10 और 4 14, और ये हो गया 2। 5 से इसको कट लगा दीजिए, कितना होगा, 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ये सही भी करा मैंने, 7 का 49 14 4 196, तो 9, हाँ ठीक है ये, ठीक। इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 4 जा 20, और ये हो गया 9, यानी आपको मिला रूट अंडर 49। तो 49 में से क्या आएगा, 7, यानी यही तो हम फाइंड कर रहे थे कि इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना यूनिट का होना चाहिए, 7 यूनिट का, और यहाँ पर हमने 7 यूनिट ला दिए, ये वेरीफाई कर दिया। लेकिन आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ए वेक्टर निकालनी है, 7 यूनिट का बोले तो 7 से मल्टीप्लाई, 8 यूनिट का बोले तो 8 यूनिट 8 से मल्टीप्लाई, 9 यूनिट का बोले 9 से मल्टीप्लाई आपको कर देना, ठीक है। अब आगे कुछ और क्वेश्चन देख लो। तीन क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9, ये लिखा है कि राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर इतना और हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी दिक अनुपात निकालना है और दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन निकालने में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर दे के रखा है और ये वेक्टर हमारा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहा है ना। डायरेक्शन कोसाइन को ए बी सी से दिखाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को किससे दिखाते हैं, ए बी सी से। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो को हम किससे दिखाते हैं, ए बी सी से, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो होता है वो आई का कोफिशिएंट, यानी डायरेक्शन रेशियो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो। अब बात करते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का निकाल लेते हैं। तो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस जे क्या है कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल हमें मिल गया 1 + 1 + 4, तो ये कितना हो जाएगा रूट 6, ठीक है।
और डायरेक्शन कोसाइन लिख रहा है, क्या लिख रहा है अपन, डायरेक्शन कोसाइन, यानी एल, एल की वैल्यू एक्स, आई का कोफिशिएंट तो 1 है, और अपॉन आर तो √6। एल एम पिछली क्लास, ये इसी क्लास में अपन डिस्कस कर लिए डायरेक्शन कोसाइन, है ना। एल एक्स बाई आर, वाई बाई आर, वाई की वैल्यू कितना 1 बाई आर √6, और एन की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 बाई √6। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, ये आपके पास एल एम एन जो हुआ डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना पी एंड क्यू और डायरेक्टेड, यानी डायरेक्शन देकर रखा है पी से क्यू आपको जाना है, किधर जाना है, पी से क्यू जाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन किसका, एग्जांपल नंबर 10 का, यानी की पॉइंट यहाँ पर है और पी से आप किधर की तरफ गए हैं, क्यू की तरफ गए हैं, ये डायरेक्शन है आपका। पी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3,0, 2,3,0, और क्यू का कोऑर्डिनेट -1, -2, -4, ठीक है। अब अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो मैंने आपको समझाया था कैसे अपन वेक्टर लिखेंगे, यानी पी क्यू वेक्टर जो होगा वो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करता है, यानी क्यू में से पी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वास्तव में इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, ओ क्यू में से आप ओपी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इजी बनाने के लिए क्यू में से डायरेक्ट पी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -1 और -2 आई क्या, फिर +-2 और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 जे कैप, प्लस -4 -0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा। तो ये मैंने मिलेगा -1 -2 -3 आई कैप, और ये -2 -3 -5, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी -4, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो ये आपका हो गया पी क्यू वेक्टर। अगर क्यू पी पूछता तो अपन क्या करते, पी में से क्यू को सब्ट्रैक्ट करते, समझ आ रहा है। अगर इफ क्यूपी अगर आपसे पूछता तो आप किसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यूपी, यानी आपका टर्मिनल पॉइंट पी है और इनिशियल पॉइंट क्यू है, तो ओपी में से ओ क्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। बातें समझ में आई। टर्मिनल माइनस इनिशियल, अंतिम जो बिंदु होगा उसमें से आप प्रारंभिक बिंदु को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था, याद है कि अगर कोई दो वेक्टर है और उस दो वेक्टर को तीसरी वेक्टर ज्वाइन कर रहा है और कोई एक पॉइंट उसको n:n रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, और वो बात कह सकता है एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली, एक उसके अंत विभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन में आपको याद हो तो फॉर्मूला हमने बताया था इंटरनली के लिए, है ना, क्या बताया था कि जो वेक्टर होगा, मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर है आर वेक्टर, ये होगा एन बी वेक्टर प्लस ऑफ एन ए वेक्टर अपॉन एन प्लस एन। यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, एम की वैल्यू क्या दिया है, किस तरह से बताया 2:1, देखिए 2:1, यानी ये एम है, ये आपके पास एन, तो 2 से बी को मल्टीप्लाई करना है। तो बी वेक्टर कहाँ पर है, ये आपका ओपी दिया, ओक्यू, यानी बी वेक्टर हो, ये वेक्टर ये बी वेक्टर, तो ये वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ एन कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और अपॉन m प्लस n, तो 2 + 1। तो यहाँ पर r वेक्टर की वैल्यू कितना 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r वेक्टर आपको कितना मिलेगा 2a वेक्टर और 3a वेक्टर कितना हो गया 5a वेक्टर, और 2 में से 2, अच्छा ये तो कट ही जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया r वेक्टर। ये किसके लिए इंटरनल डिवीजन है, ये किसके लिए इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल में क्या करते हैं, ये प्लस की जगह पर अपन माइनस साइन यूज करते हैं, है ना। तो फॉर्मूला तो यही r वेक्टर इक्वल्स टू n b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस है। तो r वेक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 2 है, a वेक्टर ये आपका b वेक्टर, तो a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर माइनस n की वैल्यू 1, और ये आपका पहला वेक्टर हो गया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन m माइनस n, यानी 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट। तो हर वेक्टर की वैल्यू 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस माइनस प्लस
तो 2b वेक्टर अपॉन 2 में से एक चला गया, एक बचा, यानी आर वेक्टर की वैल्यू हो गया 2a माइनस 3a, यानी माइनस ए वेक्टर, और इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा, प्लस 4b वेक्टर। ये आपके पास जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो आर वेक्टर आपको माइनस ए प्लस बी प्लस 4b वेक्टर मिलेगा, और इंटरनल डिवीजन में आर वेक्टर आपको मिलेगा 5a वेक्टर अपॉन। ठीक है, तो आज पर इतना ही, आगे अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।